हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों को हेलकोड की एक और नई वीडियो में। तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था, टेबल लॉर्ड पूरे 60 एलम को अपने कंट्रोल में लेने के बाद उन्हें आदेश देते हुए कहता है कि ज़ू यंग बहुत ही जल्द 60 एलम के अंदर कदम रखने वाला है। वो तुम लोगों को जहाँ कहीं पे भी देखे उसे वहीं पे खत्म कर देना। जिसके चलते हम देखते हैं कि पूरा का पूरा 60 एलम वहाँ पे चारों तरफ सटाज़ू की तलाश करने लगा था। जबकि सटाज़ू अपने सभी डिसेबल्स के साथ सबसे पहले केजी इमोर्टल डोमेन के अंदर अपने कदम रखते हैं, जहाँ पे रहने वाले लोग बहुत ही ज्यादा बेवकूफ थे। तभी वहाँ पे एंट्री होती है काऊ क्लैन के लीडर की, जो कि जैसे वहाँ पे सटाज़ू को पहचान लेता है तो वो वहाँ पे सटाज़ू से मास्टर जूजियन की दी हुई लिस्ट की डिमांड करने लगा था। अब जैसे वहाँ पे सटाज़ू को इस बात का एहसास होता है कि वो सभी लोग मास्टर जूजियन की दी हुई लिस्ट के पीछे पड़े हुए हैं, तो हम देखते हैं कि सटाज़ू भी वहाँ पे गुस्सा होते हुए अपनी डिवाइन सुप्रीम एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए काऊ लीडर को नीचे जमीन पे लेटा चुके थे। और ऐसा होते ही हम देखते हैं कि वहाँ पे बहुत ही अजीब तरीके के साथ काऊ लीडर की बॉडी से टहलने सेट का और निकल कर बाहर आता है, जिसे देखा तो वहाँ पे सटाज़ू के साथ साथ बाकी सभी लोग भी चौंक गए थे। जिसके बाद यहीं से हमारे अगले एपिसोड की शुरुआत होती है। तो अगले एपिसोड की शुरुआत में भी हम लोगों को केजी इमोर्टल डोमेन का ही सीन दिखाया जाता है, लेकिन ये वाला एरिया एक स्टोन मिल की तरह दिखाई दे रहा था, जहाँ पे वो सभी कल्टीवेटर्स जो कि वहाँ पे ह्यूमंस की तरह दिखाई दे रहे थे, बीस्ट कल्टीवेटर्स वहाँ पे उन लोगों से जानवरों की तरह काम करवा रहे थे। असल में इस रियलम के अंदर जो कोई भी कल्टीवेटर अपनी बीस्ट फॉर्म को समन नहीं कर पाता उसे गंदे खून वाला या नीची जात का समझा जाता है। इसलिए ऐसे लोगों से पूरे 60 एलम के अंदर नौकरों की तरह काम करवाया जाता है। और सेम ऐसे ही वहाँ पे स्टोन मिल के अंदर भी चल रहा था। काफी सारे ह्यूमन कल्टीवेटर्स वहाँ पे बहुत ही मेहनत के साथ काम कर रहे थे कि तभी अचानक से वहाँ पे एक कल्टीवेटर थकते हुए कहता है, मुझे लगता है इन लोगों को एंशिएंट टैलेंट सेट के किसी और कल्टीवेटर का यहाँ पे रेमिनेंट मिला है। इसे हासिल करने के लिए ये लोग हम लोगों से इतना ज्यादा काम करवा रहे हैं। उस कल्टीवेटर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि कल्टीवेटर वहाँ पे उसकी बात को काटते हुए कहता है, माफ करना लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि हमें यहाँ पे ऐसा कुछ भी मिलने वाला है। पिछले 1 महीने से ये लोग लगातार हम लोगों से जगह पे खुदाई करवा रहे हैं, लेकिन अभी तक हम लोगों को यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं मिल पाया। ऊपर से टैलेंट सेट का कोई नया कल्टीवेटर यहाँ पे आ गया है। क्या नाम था उसका? हाँ याद आया, ज़ू यंग। पूरा का पूरा 60 एलम उसके पीछे पड़ा हुआ है। हालांकि अभी तक उसे किसी ने भी नहीं देखा, लेकिन उसके बावजूद भी उसका होप पूरे 60 एलम के अंदर फैल गया है। मुझे तो लगता है कि ये सभी लोग पागल हो गए हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि असल में ऐसा कोई पर्सन एग्जिस्ट भी करता होगा। ये तो बस एक बहाना है हम लोगों से जानवरों की तरह मेहनत करवाने का। लेकिन अभी बेचारे वो सभी कल्टीवेटर्स वहाँ पे इसी तरह से काम कर ही रहे थे कि तभी उनकी पहरेदारी कर रहा एक सोल्जर आगे बढ़कर वहाँ पे लोगों को मारते हुए कहता है, अपनी ये बकवास बंद करो और जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। ये मत सोचना कि तुम लोगों का टाइम खत्म होने वाला है तो तुम लोग सुस्ती दिखाते हुए आराम आराम से काम करोगे। अगर समय रहते तुम लोगों ने अपना काम खत्म नहीं किया तो मैं तुम सभी लोगों की चमड़ी उधेड़ दूंगा। और तुम लोगों को तो पता ही होगा कि मेरी सजा कितनी ज्यादा भयानक होती है, तो इसलिए अगर तुम लोग मेरी सजा से बचना चाहते हो तो जल्दी जल्दी अपने हाथ चलाओ। उस गार्ड कल्टीवेटर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि सभी लोग वहाँ पे अपना पूरा दम लगाकर काफी तेजी के साथ काम करने लगे थे। लेकिन जितनी तेजी के साथ वो सभी लोग वहाँ पे काम कर रहे थे उतनी तेजी के साथ हम देखते हैं कि वो सभी लोग वहाँ पे थकते भी जा रहे थे। तभी बेचारा एक कल्टीवेटर वहाँ पे थकते हुए कहता है, इन लोगों के अंदर तो इंसानियत बची ही नहीं है, ये तो हम लोगों से जानवरों की तरह काम करवा रहे हैं। हम लोग भी तो एक लिविंग बीइंग है, क्या हम लोग नहीं थकते? ये कल्टीवेटर होस्ट ट्राइब से बिलोंग करता था, क्योंकि समय रहते ये अपनी बीस्ट फॉर्म को समन नहीं कर पाया तो इसलिए इसे जबरदस्ती गुलाम बना दिया गया। वो कल्टीवेटर वहाँ पे नीचे जमीन पे बैठते हुए कहता है, बस बहुत हो गया, मुझसे और ज्यादा काम नहीं होता। तभी उसका साथी वहाँ पे उससे कहता है, अगर तुमने सही समय रहते ही अपनी बीस्ट फॉर्म को समन कर लिया होता तो तुम्हें ये नहीं देखना पड़ रहा होता। तो वैसे अगर मैं सच कहूँ तो कभी हम इंसान इनके साथ ऐसा सलूक किया करते थे, ये सब वैसे ही हमारे साथ कर रहे हैं। काश हम लोग समय रहते ही एक होस्ट में ट्रांसफॉर्म हो गए होते तो हम लोगों को कम से कम ये इतना थका देने वाला काम तो नहीं करना पड़ रहा होता। ज्यादा से ज्यादा हम लोगों को सामान इधर से उधर ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता, पर फिर भी वो काम इससे तो कहीं गुना ज्यादा अच्छा था। पर शायद हमारी किस्मत ही खराब थी जो हम लोगों को हमारी ट्रांसफॉर्मेशन से पहले ही यहाँ पे लाके छोड़ दिया गया। अपने साथी कल्टीवेटर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो दूसरा कल्टीवेटर भी अपनी जगह पे खड़े होते हुए कहता है, मेरे दोस्त तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, काश हमें भी यॉन्गलिंग एलेक्सिस मिल जाते तो उसे रिफाइन करते हुए हम लोग भी जल्दी जल्दी अपनी बीस्ट फॉर्म को अवेकन कर लेते। इवन अब तो मुझे घोड़े का फेस भी चलेगा। और ये कहकर जब वो कल्टीवेटर वहाँ पे खड़ा होकर इधर उधर देखता है तो उसके बाकी के सभी साथी वहाँ पे गधों की तरह काम कर रहे थे। तभी वो दूसरा कल्टीवेटर वहाँ पे घड़ी को देखते हुए कहता है, ज्यादा टाइम नहीं बचा, हम लोगों को टाइम खत्म होने से पहले पहले अपना काम खत्म करना होगा। और ये कहकर वो कल्टीवेटर वहाँ पे एनर्जी को इनहेल करते हुए कहता है, चलो अपना पूरा दम लगाकर काम करते हैं। साथ ही साथ मैं उम्मीद करता हूँ ज़ू यंग हमारे लिए कोई नई मुसीबत नहीं खड़ी करेगा। लेकिन हम देखते हैं कि वो दोनों फिर भी वहाँ पे काम स्टार्ट नहीं करते। उन दोनों की नजर वहाँ पे बस घड़ी के ऊपर थी, जिसे वो देखते हुए कहते हैं, हम लोग काफी देर से काम नहीं कर रहे लेकिन फिर भी किसी का हमारे ऊपर ध्यान नहीं है, ये तो काफी अजीब बात है। उस कल्टीवेटर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि दूसरा कल्टीवेटर वहाँ पे मुस्कुराते हुए उससे कहता है, ये तो बहुत अच्छी बात है, ये हमारे पास यहाँ से भागने का बहुत अच्छा मौका है। जिस पर दूसरा कल्टीवेटर भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहता है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। और ये कहकर वो दोनों ही वहाँ पे 3 तक काउंट करते हुए जैसे वहाँ पे भागने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पे एक और गार्ड कल्टीवेटर की एंट्री होती है, जो कि वहाँ पे एक स्पेशल आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल करते हुए चारों तरफ एक ट्रैप प्रोटेक्टिव बैरियर लगा देता है, जिसके चलते हम देखते हैं कि बेचारे वो दोनों कल्टीवेटर्स वहाँ से भाग ही नहीं पाते। वो लोग उस प्रोटेक्टिव बैरियर के साथ टकराते ही वहीं पे गिर जाते हैं। उन दोनों बेचारे कल्टीवेटर्स को वहाँ पे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वहाँ पे ये सब वो कह रहा है। तभी वो गार्ड कल्टीवेटर वहाँ पे फील्ड के अंदर आते हुए कहता है, ज़ू यंग दोबारा हमारे ऊपर हमला कर चुका है
तो अब अगर तुम में से कोई भी ग्रैनी फील्ड को छोड़कर जाता है तो मैं खुद से अपने हाथों से मार दूंगा। कार्ड कल्टीवेटर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि उसके सामने मौजूद वो दोनों कल्टीवेटर जल्दी से वहाँ पे उसके सामने अपना सर झुकाते हुए उसे माफी मांगना शुरू कर देते हैं, जबकि पीछे की तरफ खड़े हुए कुछ लोग वहाँ पे आपस में बातें करते हुए कहने लगे थे, अरे नहीं यार, एक बार फिर से वही जू यंग, आखिर कौन है ये जू यंग? इसकी वजह से हम लोगों को यहाँ पे इतना ज्यादा पिसना पड़ रहा है। ये इस महीने में चौथी बार ऐसा हो रहा है। न जाने अब ये घटिया कार्ड कल्टीवेटर हम पे कौन कौन से जुल्म करेगा। मुझे तो सोचते हुए भी डर लग रहा है, आखिर ये जू यंग खत्म क्यों नहीं हो जाता। लेकिन चलो, एक बात तो अच्छी है कि हमारी शिफ्ट खत्म होने वाली है। लेकिन अभी वो कल्टीवेटर्स वहाँ पे इसी तरह से आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी एक कल्टीवेटर वहाँ पे आके बढ़कर उन लोगों को वहाँ पे मारते हुए कहता है, आपने ये बकवास बंद करो और अपने अपने काम पे लगो। अब तुम लोगों को यहाँ पे 24 घंटे काम करना होगा और बीच में कोई भी जरा सा भी आराम नहीं करेगा। उस कार्ड कल्टीवेटर की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि बेचारे उन सभी कल्टीवेटर्स का वहाँ पे मुंह खुला का खुला रह जाता है, लेकिन वो वहाँ पे कोई सवाल कर पाते उससे पहले हम देखते हैं कि वो गार्ड कल्टीवेटर वहाँ पे उनके ऊपर कोयले बरसाते हुए उससे पहले वो बेचारे उन सभी कल्टीवेटर्स को वहाँ पे दोबारा से अपने अपने काम पे लगा देता है और खुद वहाँ पे आगे बढ़कर उस टाइगर गार्ड कल्टीवेटर की चापलूसी करते हुए कहता है, टाइगर ब्रदर, आप बिल्कुल सही समय पे यहाँ पे आए हो। शुक्र है आपने सही समय पे आते हुए इस प्रोटेक्टिव बैरियर को एक्टिवेट कर दिया था, न अब तक वो दोनों गुलाम कल्टीवेटर्स यहाँ से भाग चुके होते। टाइगर ब्रदर, मैं क्या कह रहा था, आपने बहुत ज्यादा काम कर लिया है, तो आप चलकर थोड़ी देर के लिए रेस्ट क्यों नहीं कर लेते? बाकी का सारा काम मैं खुद ही संभाल लूंगा और जब तक हम लोगों को यहाँ पे इंजेक्ट टैलेंट सेट के उस डिसेबल के रेमिनेट नहीं मिल जाते तब तक इन लोगों को मैं यहाँ पे एक पल के लिए भी आराम नहीं करने देने वाला। उस कार्ड कल्टीवेटर कैसे कहते ही हम देखते हैं कि टाइगर बीस्ट वहाँ पे चुपचाप उसकी बात मानते हुए वहाँ से आराम करने के लिए चला जाता है, जिसके जाने के बाद हम देखते हैं कि वो दूसरा कार्ड कल्टीवेटर वहाँ पे आगे बढ़कर उन सभी गुलामों के ऊपर गुस्सा करते हुए कहता है, तुम्हारे क्या बाप की बारात निकल रही है जो तुम इस तरह से मुंह उठाकर हमें देख रहे हो? जल्दी जल्दी अपना काम खत्म करो। अगर आज के आज तुम लोगों ने अपना काम खत्म नहीं किया तो मैं तुम में से किसी को भी यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाने देने वाला। और ये कहकर वो कार्ड कल्टीवेटर दोबारा से वहाँ पे पत्थर वाली चक्की के ऊपर बैठते हुए आराम से सो जाता है, जबकि बाकी के सभी गुलाम कल्टीवेटर्स वहाँ पे गधों की तरह काम करते हुए दोबारा से अपने काम के ऊपर लग जाते हैं। तभी ये कल्टीवेटर वहाँ पे रिफ्रेशिंग एलेक्सर को खाते हुए अपने स्टेमिना को बहुत ज्यादा बढ़ा लेता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ काम करने लगा था और साथ ही साथ वो वहाँ पे अपने साथी को भी रिफ्लेक्सिंग एलेक्सर देते हुए कहता है, जल्दी से इसे खा लो। वही उस रिफ्रेशिंग एलेक्सर को देखकर वो वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है, ये तुम्हारे पास कहाँ से आई? जिसपे वो पहले वाला कल्टीवेटर उसे वहाँ पे खामोश करवाते हुए कहता है, सवाल मत पूछो और जल्दी से चुपचाप इसे खा लो। अपने साथी की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो दूसरा कल्टीवेटर भी वहाँ पे बिना कुछ सोचे समझे उस रिफ्रेशिंग एलेक्सर को खाते हुए अपने पावर को वापस से पा लेता है और उसके बाद हम देखते हैं कि वो भी वहाँ पे अपने साथी की तरह बहुत ही तेजी के साथ काम करने लगा था। इवन वो गार्ड कल्टीवेटर जो कि उस पत्थर वाली चक्की के ऊपर लेटा आराम कर रहा था, वो उसे वहाँ पे इतनी तेजी के साथ घुमाता है कि वो वहाँ से उठने की कोशिश करते हुए कहने लगा था, ये तुम क्या कर रहे हो? रुको, मैं कह रहा हूँ अभी के भी रुक जाओ, क्या तुम्हें मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही? लेकिन हम देखते हैं कि वो कल्टीवेटर तो वहाँ पे उसकी कोई भी बात नहीं सुनता, वो तो उसे वहाँ पे उल्टा और भी ज्यादा तेजी के साथ घुमाने लगा था, जिसके चलते हम देखते हैं कि उसे वहाँ पे इतने ज्यादा चक्कर आ जाते हैं कि वो सीधे नीचे जमीन पे जा गिरता है। खैर उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग जू यंग और उनके डिसेबल्स को देखते हैं जो कि एंशिएंट टैलेंट सेट के ऑरा के बारे में जानने के लिए उसका लीडर को मार मार के उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब कर देते हैं कि अब तो उसे सही से वहाँ पे अपनी जगह पे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। बिब्बर नेक्रो आगे बढ़ते हुए उसे कहता है, इतनी मार खाने के बावजूद भी ये तो अभी तक भी अपना मुंह नहीं खोल रहा। मुझे नहीं लगा था कि ये बैल इतने ज्यादा जिद्दी होते हैं। अब मुझे समझ आ रहा है कि इसे काउ ट्राइब का लीडर क्यों बनाया गया होगा। जबकि पीछे खड़ी हुई मिस निंग यू वहाँ पे परेशान होते हुए कहती है, जब से हम लोग 60 एलएम के अंदर आए हैं यहाँ पे बहुत ही अजीबोगरीब वाकयात हो रहे हैं और न जाने बार बार मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये सब कुछ एंशिएंट टैलेंट सेट के साथ जुड़ा हुआ है। मिस निंग यू की ये बात सुनकर लियू जियन वहाँ पे उससे कहता है, क्योंकि ये सभी लोग बीस्ट फॉर्म को कल्टीवेट करते हैं तो कुदरती तौर पर इनके अंदर उन बीस्ट की खसूसियात भी आ जाती हैं। और ये कहकर लियू जियन वहाँ पे एंसेस्टर को ग्रीट करते हुए कहता है, एंसेस्टर, इससे सज्जो बुलवाने का मेरे पास एक तरीका है, प्लीज मुझे एक मौका दीजिए। लियू जियन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एंसेस्टर वहाँ पे हाँ में अपना सर हिलाते हुए उसे इजाजत दे देते हैं, जो देखकर डोंगमी वहाँ पे लियू जियन से सवाल करते हुए पूछता है, आखिर तुम इसके ऊपर कौन से तरीके का इस्तेमाल करने वाले हो? जिस पे लियू जियन वहाँ पे मुस्कुराते हुए उससे कहता है, मेरे डिसेबल है एक तरीका, उसे गौर से देखना ताकि तुम भी उसे अच्छी तरह से सीख सको। और ये कहकर लियू जियन वहाँ पे मुस्कुराते हुए अपने पास से एक लाल कलर का कपड़ा बाहर निकाल लेता है, जो देखकर डोंगमी वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है, ये तो बुल फाइटिंग मेथड है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा ये मेथड इसके ऊपर काम करने वाला है, क्योंकि भले ही अपनी बीस्ट फार्म में है लेकिन है तो ये ह्यूमन ही। रवि डोंगमी वहाँ पे ये सब कुछ कह ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि काउलीटा वहाँ पे बिल्कुल एक पागल बैल की तरह लियू जियन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर लियू जियन भी वहाँ पे बिल्कुल किसी बुल फाइटिंग मास्टर की तरह बहुत ही आसानी के साथ उसे डोज कर देता है, जिसके चलते हम देखते हैं कि काउलीटा सीधा वहाँ पे पीछे जा टकराता है, यानी कि वो खुद ही वहाँ पे खुद को घायल कर चुका था। तो देखा तो बेचारे डोंगमी का मुंह खुला का खुला रह जाता है और वो वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है, ये तरीका तो वाकई इसके ऊपर काम कर रहा है। इवन मिस निंग यू भी वहाँ पे मुस्कुराते हुए कहती है, इसका मतलब है कि लियू जियन बिल्कुल ठीक कह रहा था। जबकि पीछे की तरफ हम देखते हैं कि काउलीटा तो अब गुस्से से वहाँ पे पूरी तरह से पागल हो चुका था, उसकी आंखें वहाँ पे लाल हो जाती है और वो वहाँ पे बिल्कुल किसी पागल बुल की तरह जोर जोर से गुस्से से गुर्राने लगा था। अब उसे वहाँ पे लियू जियन
के हाथ में पकड़ा हुआ बस वो लाल कपड़ा ही दिखाई दे रहा था, जिसके ऊपर वो वहाँ पे बिल्कुल पागलों की तरह एक के बाद एक लगातार हमले करता जा रहा था। लेकिन लियू जियान हर बार उसके अटैक को डॉज करते हुए उसे वहाँ पे और भी ज्यादा बुरी तरह से घायल करता जा रहा था, जो देखकर लिंगू भी वहाँ पे लियू जियान की तारीफ करते हुए कहता है लियू जियान के ये मेथड वाकई बहुत ज्यादा कमाल का है और इन बीस्ट कल्टीवेटर से लड़ने का भी ये बिल्कुल सही मेथड है। भले ही हर एक बीस्ट के अंदर कोई ना कोई खासियत होती है, लेकिन साथ ही साथ उनकी कोई ना कोई कमजोरी भी होती है, जिसे अगर हम लोग ढूंढ लेते हैं तो फिर तो इन बीस्ट कल्टीवेटर्स का मुकाबला करना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। और ये कहते कहते ही हम देखते हैं कि लिंगू अचानक से वहाँ पे सीरियस होते हुए कहता है लेकिन अभी भी मेन सवाल तो बाकी है, आखिर 60 एलएम को एंशिएंट टैलेंट सेट के बारे में पता कैसे चला और वो लोग हमारे एंशिएंट टैलेंट सेट के बारे में इतना सब कुछ कैसे जानते हैं। ये बात बहुत ज्यादा हैरान कर देने वाली है और सबसे अजीब बात तो ये है कि सभी लोग एंशिएंट टैलेंट सेट को अपना दुश्मन मानते हैं। वो एंशिएंट टैलेंट सेट जो कि आज से 10 लाख साल पहले ही खत्म हो गया था, उससे इतनी ज्यादा नफरत करना मेरी समझ से तो परे है। और ये कहते कहते ही लिंगू को वहाँ पे कुछ याद आता है, जो कि याद आते ही वो जल्दी से वहाँ पे एसेटाज़ू को देखते हुए कहता है क्या ये सब कुछ उस पर्सन लॉर्ड सी की वजह से तो नहीं हो रहा। लिंगू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एसेटाज़ू भी वहाँ पे थोड़ा सीरियस हो जाते हैं और अचानक से वो वहाँ पे कोल्ड टून में कहते हैं यहाँ के लोग अपनी मर्जी से अपनी बीस्ट फार्म को समन नहीं कर पाते। अगर कोई यहाँ पे टाइगर बीस्ट को समन करने की कोशिश करता है तो वो खुद ब खुद ही एक डॉग में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, यानी कि ये सब कुछ इन लोगों से करवाने वाला कोई और है। ये सब कुछ ये लोग अपनी मर्जी से नहीं कर रहे। इसी दौरान हम देखते हैं कि लियू जियान वहाँ पे उस काउ लीडर को इतना ज्यादा थका देता है कि वो सीधा वहाँ पे एसेटाज़ू के कदमों में गिरते हुए उनसे कहता है कि एंशिएंट टैलेंट सेट का वो हो रहा हम लोगों को ग्रैनिंग फील्ड से मिला था, इसलिए ग्रैनिंग फील्ड के अंदर लगातार खुदाई हो रही है ताकि उस तरह की स्पिरिचुअल एनर्जी को हम और ज्यादा हासिल कर सके। और ये कहकर वो वहाँ पे एसेटाज़ू से माफी मांगते हुए कहता है एसेटाज़ू अब तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया ना, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए क्योंकि अब मैं और ज्यादा नहीं भाग सकता, मैं वाकई बहुत ज्यादा थक चुका हूँ। काउ लीडर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एसेटाज़ू वहाँ पे इसके पास आते हुए उसे एक और लुक देते हैं, जिसके चलते हम देखते हैं कि काउ लीडर को एसेटाज़ू वहाँ पे बिल्कुल ऐसे लग रहे थे कि जैसे उसके सामने कोई क्रिएशन गॉड खड़ा हो। खैर उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोगों को वहाँ पे एक बार फिर से ग्रैनिंग फील्ड का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे अभी तक भी वो सभी कल्टीवेटर्स बहुत ही मेहनत के साथ काम कर रहे थे और इतने घंटों तक लगातार मेहनत करने की वजह से वो सभी लोग वहाँ पे बहुत ज्यादा थके हुए दिखाई दे रहे थे। इवन एक कल्टीवेटर तो वहाँ पे आसमान की तरफ देखते हुए कहता है आज ये रात क्यों नहीं हो रही। और ये कहकर जब वो वहाँ पे सामने लगी हुई घड़ी की तरफ देखता है तो घड़ी भी वहाँ पे कोई टाइम नहीं दिखा रही थी, क्योंकि असल में तो वहाँ पे बाहर रात हो चुकी थी। लेकिन वहाँ पे एक फॉरबिडन आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल करते हुए अंदर के मॉल को ऐसा बनाया गया था ताकि सभी कल्टीवेटर्स को ऐसा लगे कि अभी तक भी दिन चल रहा है। इसलिए बेचारा वो कल्टीवेटर वहाँ पे खुद से ही सोचते हुए कहता है न जाने हम लोगों को काम करते हुए कितना समय गुजर चुका होगा और पता नहीं वो ज़ू यंग पगला भी क्या होगा या नहीं। ये कहकर जैसे बेचारा वो कल्टीवेटर वहाँ पे अपनी टेढ़ी को दोबारा खींचने की कोशिश करता है तो तभी ये गार्ड कल्टीवेटर वहाँ पे आगे बढ़कर उसे वहाँ पे कोले से मारते हुए कहता है अपना टाइम बर्बाद मत करो, अपने काम के ऊपर ध्यान मत दो। ज़ू यंग क्या करता है और क्या नहीं, ज़ू यंग पकड़ा जाता है या नहीं, उससे तुम्हारा कोई भी मतलब नहीं है। तुम्हारा सिर्फ एक ही काम है और वो है लगातार काम करते रहना। अगर अब दोबारा मैंने तुम्हें रुकते हुए देखा तो मैं तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा। इसी बीच हम देखते हैं कि वो कल्टीवेटर जो कि वहाँ पे पत्थर वाली चक्की को चला रहा था वो वहाँ पे सोचते हुए अपने मन में कहता है इन लोगों ने ज़ू यंग को पकड़ने के लिए उसके सर के ऊपर इनाम रखा था, चलो ये ज़ू यंग के साथ जो कुछ भी करते हैं हमने उसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम लोगों से ये इतनी ज्यादा मेहनत क्यों करवा रहे हैं, ये तो सरासर जुल्म है। अगर इसी तरह से चलता रहा तो हम लोग तो बहुत जल्द मारे जाएंगे। लेकिन इससे आगे वो कल्टीवेटर वहाँ पे कुछ भी कह पाता उससे पहले हम देखते हैं कि उसका साथी वहाँ पे उसे शांत करवाते हुए कहता है अपनी आवाज को धीमे रखो, अगर उस गार्ड कल्टीवेटर ने तुम्हारी आवाज सुन ली तो फिर हम दोनों की खैर नहीं, इसलिए पागल मत बनो और होश से काम करो। ये उस टाइप के लोग बिल्कुल किसी भी काम के नहीं है। गलती से इन लोगों के हाथ में युआनिंग लेक्चर लग गई थी जिसका इस्तेमाल करते हुए ये बीच में ट्रांसफॉर्म हो गए, वरना ये लोग तो हमसे भी ज्यादा बेकार है। लेकिन फिर भी अगर ये हमारी आवाज से जाग जाता है तो तुम सोच भी नहीं सकते ये पागल बुल हमारा क्या हाल करेगा। अपने साथी की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो पहला वाला कल्टीवेटर वहाँ पे ऊपर आसमान की तरफ देखते हुए कहता है क्या वाकई हमारे जैसे कमजोर लोगों की मदद करने वाला कोई भी नहीं है, क्या हम लोगों को सारी जिंदगी यहाँ पे इसी तरह से रुककर काम ही करना होगा। ये कहते कहते हम देखते हैं कि उस कल्टीवेटर की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जो देखकर उसका साथी कल्टीवेटर भी वहाँ पे उदास होते हुए कहता है मेरे भाई हेमन से उम्मीद मत लगाओ, हमारे जैसे कमजोर लोगों के लिए हेमन भी कुछ नहीं करना चाहता। लेकिन वो बेचारे कहाँ जानते थे कि हेमन नहीं बल्कि हेमन से भी बड़ी पावर उन लोगों की मदद करने के लिए आ रही है, जो कि और कोई नहीं बल्कि एसेटाज़ू यंग ही थे, जो कि जैसे वहाँ पे ग्राइंडिंग फील्ड के अंदर कदम रखते हैं तो वो पहले वाला कल्टीवेटर जो कि ऊपर आसमान की तरफ देख रहा था वो वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है ये लोग कौन है जो कि खुद से ग्राइंडिंग फील्ड के अंदर आ रहे हैं, कहीं हेमन ने हमारी मदद करने के लिए किसी फरिश्ते को यहाँ पे तो नहीं भेजा, हमें कुछ भी करके उसे अपनी तरफ बुलाना होगा। ये कहकर वो वहाँ पे बहुत ही अजीब तरीके के साथ बिल्कुल घोड़ों की तरह चिल्लाते हुए एसेटाज़ू यंग का ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश करने लगा था। अब उस कल्टीवेटर के पीछे पीछे हम देखते हैं कि बाकी सभी भी वहाँ पे उसी की तरह रोल करना शुरू कर देते हैं। हालांकि ये सब कुछ देखकर वो गार्ड कल्टीवेटर वहाँ पे गुस्सा होते हुए उनके ऊपर कोरों की बरसात करने लगते हैं, पर उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि वो लोग वहाँ पे चिल्लाना बंद नहीं कर रहे थे। इवन उन लोगों की आवाजें सुनकर वो सीनियर गार्ड कल्टीवेटर्स जो कि अंदर बैठे आराम फरमा रहे थे वो भी अब
अपने अपने घरों से बाहर आ जाते हैं। और जब वो सभी लोग भी वहाँ पे ऊपर आसमान की तरफ देखते हैं तो उन सभी लोगों को वहाँ पे एंसेस्टर ज़ू यंग अपने डिसेबल्स के साथ आसमान से नीचे आते हुए दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर वो सभी लोग वहाँ पे हैरान होते हुए कहते हैं, अरे ये तो और कोई नहीं बल्कि ज़ू यंग है। जिस पे बाकी भी सभी सीनियर गार्ड कल्टीवेटर्स वहाँ पे उनकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहते हैं, आप सभी लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ये पर्सन ज़ू यंग के अलावा और कोई नहीं हो सकता। जिस पे सीनियर गार्ड कल्टीवेटर वहाँ पे उन पांचों को देखकर सवाल करते हुए पूछता है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन इन सभी में से ज़ू यंग कौन सा है, क्योंकि ये पांचों ह्यूमंस तो बिल्कुल सेम दिखाई दे रहे हैं। उस गार्ड कल्टीवेटर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि टाइगर गार्ड कल्टीवेटर वहाँ पे अपने आर्टिफैक्ट को बाहर निकालकर उसे वहाँ पे एक्टिवेट करते हुए कहता है, उससे क्या फर्क पड़ता है कि असली ज़ू यंग कौन सा है, हम इन सभी को पकड़ लेते हैं, बाद में खुद ही पता चल जाएगा कि असली ज़ू यंग कौन सा है। और ये कहकर वो टाइगर गार्ड कल्टीवेटर वहाँ पे अपने उस आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल करते हुए अपने बैरियर को हटा देता है। तो तब जाके हमें पता चलता है कि असल में बाहर तो रात हो चुकी थी और असल में वो जगह भी किसी खोलते हुए लावा की तरह दिखाई दे रही थी, जिसे देखकर तो हम देखते हैं कि वहाँ पे काम कर रहे सभी गार्ड कल्टीवेटर्स इतना ज्यादा घबरा जाते हैं कि वो सभी लोग अपनी जान बचाते हुए वहाँ से भागने की कोशिश करने लगे थे। जबकि नीचे की तरफ हम देखते हैं कि सभी सीनियर गार्ड कल्टीवेटर्स वहाँ पे अपने अपने आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल करते हुए एक बहुत ज्यादा पावरफुल अटैक को रेडी करने लगते हैं। दो चारों मिलकर वहाँ पे स्काई बर्निंग फायर वेव टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए एंसेस्टर ज़ू यंग के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल जानलेवा हमला कर देते हैं। लेकिन अपनी तरफ आते हुए इतना ज्यादा खतरनाक अटैक को देखकर एंसेस्टर ज़ू यंग वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं घबराते। और जैसे वो खतरनाक अटैक एंसेस्टर ज़ू के पास जाता है तो हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पे एंसेस्टर ज़ू का प्रोटेक्टिव बैरियर वहाँ पे एक्टिवेट हो जाता है। इसके साथ टकराते ही वो फायर वेव वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाती है। और अपने इतने ज्यादा पावरफुल अटैक को वहाँ पे इस तरह से डिस्ट्रॉय होते हुए देखा तो वो टाइगर गार्ड कल्टीवेटर वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये तो इम्पॉसिबल है, ये तो हम चारों बीस्ट कल्टीवेटर्स का कंबाइन अटैक था, तो इस कंबाइन अटैक को भी इसने यहाँ पे इतनी आसानी के साथ कैसे डिस्ट्रॉय कर दिया। नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, जरूर से यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। जबकि इसी दौरान हम देखते हैं कि बाकी के सभी कल्टीवेटर्स भी वहाँ पे बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। जबकि वो कल्टीवेटर्स है जो कि हेमन से मदद मांग रहा था, वो आसमान को देखते हुए कहता है, तो असल में रात को आसमान इस तरह से दिखाई देता है, वाकई कितना ज्यादा खूबसूरत है, मेरा तो इसको देखते हुए मन ही नहीं भर रहा। लेकिन इस दौरान हम देखते हैं कि वो बुल गार्ड कल्टीवेटर वहाँ पे लोगों को मारते हुए कहता है, इस तरह से लेटे मत रहो, जल्दी से हमारी मदद करते हुए आसमान में खड़े हुए उन लोगों को पकड़ने की कोशिश करो, अगर उन लोगों में से कोई एक भी यहाँ से भाग गया तो मैं तुम सभी लोगों को जान से मार दूंगा। और ये कहकर वो वहाँ पे अपने हंटर का इस्तेमाल करते हुए पीछे लेटे हुए उस कल्टीवेटर के ऊपर भी हमला कर देता है, जिसके चलते हम देखते हैं कि उसके फेस के ऊपर एक काफी गहरा कट आ जाता है। देखकर वो वहाँ पे गुस्सा होकर चिल्लाते हुए कहता है, बस अब बहुत हो गया, अब मैं ये सब बहुत ज्यादा नहीं सहने वाला, और यहाँ पे मौत तो जरूर होगी लेकिन वो हमारी नहीं बल्कि तुम्हारी होगी। और ये कहते कहते हम देखते हैं कि वो कल्टीवेटर वहाँ पे इतना ज्यादा गुस्सा हो गया था कि हम देखते हैं कि गुस्से से उसकी आंखें वहाँ पे पूरी तरह से लाल हो जाती हैं और वो गुस्से से वहाँ पे उस बुल कल्टीवेटर के ऊपर अटैक करते हुए कहता है, तुम लोग टाइगर बियर और बुल में ट्रांसफॉर्म होकर खुद को कुछ ज्यादा पावरफुल समय बैठे हो, आज हम लोग तुम्हें अपनी ट्रू पावर दिखाते हैं। और ये कहकर वो कल्टीवेटर वहाँ पे उस बुल कल्टीवेटर को एक जोरदार टक्कर मारते हुए उसे उठाकर वहाँ पे काफी पीछे फेंक देता है। उस कल्टीवेटर को देखते ही हम देखते हैं कि बाकी सभी गुलाम कल्टीवेटर्स को भी वहाँ पे जोश आ जाता है और वो सभी भी वहाँ पे जोर जोर से रोर करते हुए उन गार्ड कल्टीवेटर्स के ऊपर हमला कर चुके थे, जो देखकर बनने को वहाँ पे थोड़ा चौंकते हुए कहता है, ये सभी लोग आपस में फाइट क्यों कर रहे हैं। जिस पे लिंगू वहाँ पे से जवाब देते हुए कहता है, नहीं वो से देखो, ये सारे वो गुलाम है जिनसे जबरदस्ती यहाँ पे काम करवाया जा रहा था, और आज जब उनकी बर्दाश्त जवाब दे गई तो उल्टा उन लोगों ने मिलकर इन लोगों के ऊपर ही हमला कर दिया है। वहीं नीचे की तरफ हम देखते हैं कि तीन तीन कल्टीवेटर्स वहाँ पे एक एक गार्ड कल्टीवेटर को संभाल लेते हैं और उसे वहाँ पे बहुत बुरी तरह से मारते हुए कह रहे थे, अब हम तुम्हें बताते हैं कि लोगों से जबरदस्ती काम कैसे करवाया जाता है। तुम लोग 24 घंटे जबरदस्ती हमसे काम करवाते थे ना, तो भुगतो अब उसका अंजाम। इसी दौरान हम देखते हैं कि टाइगर बीस्ट वहाँ पे किसी तरह से खुद को बचा लेता है और गुस्सा होकर वो वहाँ पे चिल्लाते हुए कहता है, तुम गंदे खून वाले कल्टीवेटर्स की हिम्मत कैसे हुई हमारे जैसे महान बीस्ट कल्टीवेटर्स के ऊपर अटैक करने की। मैं आज यहाँ पे एक साथ ही तुम सभी को खत्म कर दूंगा, पर उससे पहले मैं इस ज़ू यंग को खत्म करूंगा जिसकी वजह से तुम लोगों के अंदर ये हौसला आया है। और ये कहकर वो वहाँ पे नीचे पड़े हुए कुछ पत्थर को उठाकर उसे रिफाइन करते हुए अपनी पावर को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है और बाकी के पत्थर को लेकर वो सीधा वहाँ पे एंसेस्टर ज़ू के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ गया था। लेकिन हम देखते हैं कि वो वहाँ पे एंसेस्टर ज़ू के पास भी जा पाता, उससे पहले हम देखते हैं कि एंसेस्टर ज़ू वहाँ पे अपने डिवाइन स्पिरिचुअल हैंड का इस्तेमाल करते हुए उसे वहीं पे पकड़ लेते हैं। और जैसे जैसे एंसेस्टर ज़ू वहाँ पे उसे अपने डिवाइन स्पिरिचुअल हैंड के अंदर जकड़ रहे थे, वैसे वैसे हम देखते हैं कि बेचारे उस टाइगर बीस्ट की हालत उतनी ज्यादा खराब होती चली जा रही थी। अब ये देखा तो वो सभी लोग जो कि नीचे वहाँ पे फाइट कर रहे थे, वो सभी लोग भी वहाँ पे शांत होते हुए ऊपर की तरफ देखना शुरू कर देते हैं। और इस दौरान हम देखते हैं कि एंसेस्टर ज़ू वहाँ पे अपनी डिवाइन स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उनमें से एक पत्थर को वहाँ पे अपने पास बुला लेते हैं, जिसे जैसे एंसेस्टर ज़ू वहाँ पे चेक करते हैं तो उनके फेस के ऊपर आई हुई कोल्डनेस वहाँ पे और भी ज्यादा बढ़ जाती है। और वो कोल्ड रूम में वहाँ पे उस कल्टीवेटर से कहते हैं, तो तुम लोग यहाँ पे खुदाई नहीं कर रहे थे बल्कि एंशिएंट टैलेंट के डिसेबल्स की बोन्स को ढूंढ रहे थे। एंसेस्टर ज़ू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ना सिर्फ वहाँ पे एंसेस्टर ज़ू के डिसेबल्स को एक बहुत बड़ा झटका लगता है, बल्कि उसी के साथ साथ वो गुलाम कल्टीवेटर्स जो कि अब तक वहाँ पे खुदाई करते आ रहे थे, उन लोगों को भी वहाँ पे एक बहुत
बहुत बड़ा झटका लगता है और उन लोगों ने अपने हाथों में वो जो पत्थर उठा रखे थे वो जल्दी से उसे वहाँ पे नीचे फेंकते हुए कहते हैं, क्या ये बोन्स हैं? वहीं ऊपर की तरफ हम देखते हैं कि मिस निंगयू वहाँ पे गुस्सा होकर चिल्लाते हुए कहती है, तो अब समझ आया कि यहाँ पे टैलेंट सेट की एनर्जी आ कहाँ से रही थी। असल में यहाँ पे ये सब कुछ टैलेंट सेट की डिसेबल्स की बोन्स को निकालने के लिए किया जा रहा था और इस चक्की के अंदर उन सभी की बोन्स को पीसा जा रहा था ताकि उन्हें रिफाइन करना और भी ज्यादा आसान हो सके। ये सुनकर हम देखते हैं कि उन सभी गुलाम कल्टीवेटर्स के अंदर भी एक नया जोश आ जाता है और वो सभी वहाँ पे अपने अपने वेपन्स को उठाते हुए उन सभी कार्ड कल्टीवेटर्स के ऊपर हमला करते हुए उन्हें वहीं पे खत्म कर देते हैं। जिन्हें खत्म करने के बाद हम देखते हैं कि वो वहाँ पे इतना ज्यादा गिल्टी दिखाई दे रहे थे कि वो वहाँ पे अपने अपने वेपन्स को भी नीचे फेंक देते हैं। जबकि ऊपर की तरफ हम देखते हैं कि एंसेस्टर ज़ू को भी वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो वहाँ पे अपने जेंट स्पिरिचुअल हैंड का इस्तेमाल करते हुए उस टाइगर बीस्ट को और भी जोर से कुचलना शुरू कर देते हैं। जो देखकर हम देखते हैं कि वो टाइगर बीस्ट हार मारने की बजाय उल्टा वहाँ पे चिल्लाते हुए एंसेस्टर ज़ू यंग से कहता है, टैलेंट सेट और टैलेंट सेट के साथ जो कुछ भी जुड़ा हुआ है उसे खत्म होना ही होगा, यही हमारा मकसद है। उस टाइगर बीस्ट की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एंसेस्टर ज़ू को वहाँ पे इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो अपने जेंट स्पिरिचुअल हैंड के अंदर उसे पूरी तरह से कुचलते हुए उसे खत्म कर देते हैं, जिसके चलते हम देखते हैं कि वहाँ पे एक छोटे से एनर्जी ब्लास्ट के साथ उसकी बॉडी एक्सप्लोड हो जाती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, नीचे ग्राइंडिंग फील्ड के अंदर हम देखते हैं कि जो कोई भी कार्ड कल्टीवेटर वहाँ पे बचा हुआ था उसी भी एंसेस्टर ज़ू वहाँ पे अपनी डिवाइन स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए खत्म कर देते हैं। और उन सभी को वहाँ पे खत्म करने के बाद एंसेस्टर ज़ू वहाँ पे अपनी डिवाइन स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए अपने हाथ को हल्का सा झटका देते हैं, जिसके चलते हम देखते हैं कि उस जमीन के नीचे एंशिएंट टैलेंट सेट के डिसेबल्स की जितनी भी बोन्स थी वो जमीन को फाड़ कर वहाँ पे बाहर निकलते हुए सीधा ऊपर आसमान में एंसेस्टर ज़ू की तरफ जाने लगती हैं। जबकि ये सब कुछ देखकर नीचे की तरफ मौजूद वो गुलाम कल्टीवेटर्स वहाँ पे घबराते हुए कहते हैं, ये हमने क्या कर दिया, हम लोग अनजाने में ही एंशिएंट टैलेंट सेट के डिसेबल्स की बोन्स को रिफाइन कर रहे थे, हमें नहीं लगता कि अब एंसेस्टर ज़ू यंग हम में से किसी को भी जिंदा छोड़ेंगे। उन लोगों की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि कल्टीवेटर वहाँ पे उन लोगों को हौसला देते हुए कहता है, लेकिन मैंने तो सुना है ज़ू यंग कमजोर लोगों के ऊपर अत्याचार नहीं करता। जबकि ऊपर की तरफ हम देखते हैं कि एंसेस्टर ज़ू वहाँ पे अपनी डिवाइन सुप्रीम एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उन सारी की सारी बोन्स को वहाँ पे अपने पास रख लेते हैं। उसके बाद वो वहाँ पे कोर्ट रूम में उन सभी गुलाम कल्टीवेटर्स को देखते हुए कहते हैं, भले ये गुनाह तुम लोगों ने अनजाने में किया था, लेकिन ये गुनाह इतना ज्यादा बड़ा है कि इसे माफ नहीं किया जा सकता। और ये कहकर एंसेस्टर ज़ू वहाँ पे अपनी डिवाइन सुप्रीम एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए एक चुटकी बजाकर कोर्ट रूम में कहते हैं, डिस्ट्रॉय। और उनके ऐसा कहते ही हमारी ये कमाल का एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, इन गुलाम कल्टीवेटर्स को सजा मिलनी चाहिए या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताना आपकी क्या राय है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।